इस सिलसिले की शुरुआत इश्तिहारों से होती है। क्या टीवी, क्या रेडियो, क्या अखबार और क्या मैगजीन, हर जगह सरकार बताती है कि भारतीय प्रवासियों का सम्मेलन हो रहा है, ग्लोबल लेवल का सम्मेलन हो रहा है। हजारों प्रवासी आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आलोचक कहते हैं सरकार की छवि चमकाने की कवायद है। राजनयिक स्तर पर कहा जाता है कि इसे एक और जीरो की, ब्लैक एंड व्हाइट की बाइनरी में मत बांटिए। ये भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने वाला है और इसके जरिए ब्रांड इंडिया मजबूत होता है, जिसकी झलक न सिर्फ भारत के राजनीतिक कद में दिखती है बल्कि निवेश के मौकों समेत तमाम दूसरी जगहों पर भी दिखती है। इन सब के इतर एक खबर आती है कि एक ऐसे प्रवासी भारतीय का सम्मान किया गया जिनको 1.5-2 बरस पहले ही एयरपोर्ट से लौटा दिया गया था सरकारी आदेश पर। तो हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो 3 दिन का बीता, उसे किस नजर से देखें? विद्वान क्या कहते हैं, सरकार क्या कहती है, और कौन सा एक मोर्चा है प्रवासियों का जहां अब भी हमारे देश की सरकार को काम करने की जरूरत है? इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये लल्लन टॉप शो है। सरकार के काम के मूल्यांकन के लिए सिर्फ इंदौर के कार्यक्रम पर गौर करने से काम नहीं चलेगा। हमें प्रवासियों को लेकर सरकारी नीति का ऐतिहासिक संदर्भ समझना होगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत का क्रेडिट पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। उनके बाद आए दोनों प्रधानमंत्रियों डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी ने इसे जारी रखा और आगे बढ़ाया। लेकिन एक और नाम है जो आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। राजनीति के अच्छे विद्यार्थी इस नाम को जानते हैं क्योंकि आप कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के पिता थे। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मीमल का ये बहुत तात्कालिक परिचय है, असल परिचय बहुत विस्तृत है। राजस्थान के जोधपुर से आने वाले डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी एक नामी वकील थे, संविधान के ज्ञाता थे। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की और अपने सूबे के एडवोकेट जनरल भी रहे। राजनीति में दिलचस्पी थी। 1962 में जोधपुर से निर्दलीय सांसद रहे। लेकिन सार्वजनिक जीवन और वकालत से इतर उनकी एक और पहचान थी जिस पर हम और आप फोकस करेंगे, एक राजनयिक की पहचान। वो 1991 से 1997 तक ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रहे। ये ब्रिटेन में किसी भी भारतीय राजनयिक के सबसे लंबे कार्यकाल में से एक था। जब वो वापस लौटे तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें 1998 में राज्यसभा भेजा। 2007 में जब उनका देहांत हुआ तब अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर लक्ष्मी से अपनी दोस्ती याद करते हुए उन्हें सरस्वती पुत्र कहा और यह भी कि विदेश में बसे भारतवंशियों से संबंध बढ़ाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का विचार डॉक्टर लक्ष्मीमल का ही था। दरअसल सितंबर 2000 में वाजपेयी सरकार ने उनकी अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी ऑन द इंडियन डायस्पोरा बनाई थी। इस कमेटी को दुनिया भर में भारतवंशियों पर एक विस्तृत अध्ययन करके सिफारिशें पेश करनी थी। कमेटी ने साल 2002 में अपनी रिपोर्ट पेश की। भारत के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर इस रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव समरी प्रकाशित की गई है। इसके मुताबिक रिपोर्ट में पहले एक जियोग्राफिकल सर्वे पेश किया गया कि भारतीय दुनिया में कहां कहां बसे हैं, खाड़ी देश, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका आदि, और यहाँ बसे भारतीय उन देशों में किस स्थिति में हैं और भारत से किस तरह के संबंध रखने के इच्छुक हैं और इस पर वो भारत सरकार से कैसी नीतियों की उम्मीद करते हैं। इस सर्वे के आधार पर लक्ष्मीमल कमेटी ने कुछ सिफारिशें की। 1999 में आई पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO कार्ड स्कीम को खूब पसंद किया गया था क्योंकि ये ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता के करीब लाता था जिनके पूर्वज भारत से विदेश जाकर बसे थे। कमेटी ने PIO स्कीम में कई सुधार सुझाए, मसलन फीस कम करना, ऐसे बुजुर्गों की मदद करना जिनके पास PIO कार्ड है और वो अपना बाकी जीवन भारत आकर एक नागरिक के तौर पर जीना चाहते हैं आदि। दूसरी सिफारिश ज़्यादा अहम थी। इसमें कहा गया कि हर साल 9 जनवरी के रोज़ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए। पूरी दुनिया में भारतीय दूतावास कार्यक्रम करें। भारत में बड़ा कार्यक्रम हो जिसमें प्रवासी भारतीयों को बुलाया जाए और उनमें से कुछ लोगों को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाए। 9 जनवरी की तारीख इसलिए क्योंकि इसी रोज़ 1915 के साल में भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे मशहूर NRI महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। इनके आने के बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। कुल जमा बात यह थी कि PIO को भावनात्मक रूप से भारत से जोड़ने की कोशिश हो और इसके लिए कानूनी ढांचा आकर्षक बनाया जाए। एक बार ये काम हो गया तब आर्थिक लाभ और भारत की ब्रांडिंग आदि का काम अपने आप आगे बढ़ेगा। वाजपेयी को यह सुझाव पसंद आया और NDA सरकार ने अगले ही साल से प्रवासी भारतीय दिवस मनाना और सम्मान देना शुरू कर दिया। प्रवासियों को भारत से जोड़ने की कवायद पर हमने अमेरिका में भारत के राजदूत रहे अनिल त्रिगुणायत से बात की। सुनिए। 1991 में आपको पता है कि जब भारत का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था बहुत बड़ा,
जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह किए थे, उस वक़्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपील करी थी और उन्होंने सारा काफ़ी पैसा जो है इंडिया में एसबीआई बॉन्ड्स वगैरह में लगाया, उससे काफ़ी राहत उस वक़्त मिली थी भारत को। लेकिन मानना ये है कि जो हमारा ये चलता रहा है तब से, उसके बाद से सभी सरकारों ने कोशिश की कि उनके साथ आगे बढ़ते रहें। एक मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स भी बनी, जिसने सारा कुछ देखा। तो भारत का जो हम देख रहे हैं कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, विदेशों में राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, पार्लियामेंटेरियंस बन गए, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ की। सबसे लेटेस्ट अभी आपने ऋषि सुनक जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके बारे में देखा होगा। तो हर बार ये 2003 से ये कोशिश की गई कि हम एक भारतीय पुरस्कार सम्मानित किया जाए, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है बाहर में या जो भारत के लिए नाम बढ़ाने में काम करते हैं, भारत के इंटरेस्ट की सुरक्षा में बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट लाने में करते हैं। मैं जब अमेरिका में था 1993 से 96 तक, उस वक़्त में जितने भी फाइनेंशियल कंपनीज़, आईटी कंपनीज़ आई, ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्वमेंट जो था हमारे भारतीय लोगों का था। तो उनका जो एक कंट्रीब्यूशन होता है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग वहाँ पर पूरी तरह से बसे हुए हैं, मिले हुए हैं, तो वो एक तरह से जिसको आजकल प्रधानमंत्री मोदी उसको राष्ट्रदूत कहते हैं, कि आप भारत के राष्ट्रदूत हैं। वहाँ पे राजदूत तो ऑफ़िशियल होते ही हैं, जैसे हम लोग होते हैं। लेकिन जिस तरह राष्ट्रदूत देश का पूरा नाम करें, बात करें, तो इस तरह की चीज़ें जो मैं समझता हूँ, वो काफ़ी अच्छी हुई हैं। तो ये जो इस वक़्त पीपीटी हुआ है, ये 4 साल के बाद लगभग हुआ। देखिए 19 में हुआ, 21 वर्चुअल हुआ, तो पैंडेमिक की वजह से जो है और पैंडेमिक के दौरान भी जो भारतीय लोगों ने उन्होंने काफ़ी मदद करी। चाहे वो भारत को डायरेक्टली भेजने में रहा हो या उन्होंने अपनी सरकारों के थ्रू काफ़ी किया हो। तो आज की डेट में मैं समझता हूँ और जैसा सरकार का ये मानना है कि जो ये 32 मिलियन का इंडियन डायस्पोरा है, तो वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आप ये देखिए डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन उसके अलावा ये है कि लगभग इस साल वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि $100 बिलियन वो भारतीय मूल के लोग जो हैं या जो भारतीय बाहर रहते हैं गल्फ कंट्रीज में, वो बाहर से भेजेंगे भारत, जो आज तक का सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन है। और उसको आप परिप्रेक्ष्य में देखें, तो वो मैं समझता हूँ 1/6 जो हमारी टोटल फॉरेन एक्सचेंज है भारत की, 1/6 भाग उसका ये लोग हैं। लक्ष्मीमल कमेटी ने योजना आयोग की तर्ज पर विदेश में बसे भारतवंशियों के लिए एक संस्था बनाने की भी बात कही थी, लेकिन मई 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस अफेयर्स नाम से एक पूरा मंत्रालय ही बनाया। आगे चलकर इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स रखा गया। मनमोहन सिंह सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस और सम्मेलनों का सिलसिला जारी रखा और 2014 में फिर इस सिलसिले में आई नरेंद्र मोदी सरकार। और 2015 महात्मा गांधी के भारत लौटने के 100 साल पूरे हो गए। मोदी सरकार ने इस मौके को जोर शोर से मनाया और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का फॉर्मेट कुछ बदला। अब से प्रवासी भारतीय दिवस तो हर साल मनाया जाने लगा, लेकिन भारत में होने वाला सम्मेलन हर 2 बरस में हुआ। 2015 में ही मोदी सरकार ने विदेश में बसे भारतीयों का वर्गीकरण बदला। अब तक 3 कैटेगरी थी। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये वो भारतवंशी हैं जो विदेश में रहते हैं लेकिन नागरिक भारत के हैं, यानी इंडियन पासपोर्ट है। दूसरा पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो भारतवंशी जो विदेशी नागरिक हैं। 1999 में पीआईओ स्कीम में उन लोगों को भी पीआईओ कार्ड देने की शुरुआत हुई थी जिनके पूर्वज 4 पीढ़ी पहले भारतीय नागरिक थे। तीसरा है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 2006 में ओसीआई कार्ड देने की शुरुआत हुई। ये उन्हें मिलता था जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक होने के पात्र थे। इनके नाबालिग बच्चे जो विदेशी नागरिक हों तो भी ओसीआई कार्ड के पात्र थे। मोदी सरकार ने 2015 में पीआईओ कार्ड देना बंद कर दिया और इस कैटेगरी को ओसीआई में मिला दिया। जिनके पास पीआईए कार्ड हैं वो 31 दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेंगे। इससे पहले इच्छुक लोग अपने पीआईओ कार्ड्स के आधार पर ओसीआई कार्ड बनवा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं इन कार्ड से फ़ायदा क्या है? तो बात यह है कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती। ऐसे में भारतवंशी जब भारत आने या जाने या निवेश या व्यापार के सिलसिले में आए तो उन्हें कानून एक विदेशी नागरिक की तरह देखता है। लेकिन पीआईओ या ओसीआई कार्ड होने पर भारतवंशी विदेशी नागरिक रहते हुए भी भारतीय नागरिकों को मिलने वाले कुछ फ़ायदे ले सकते हैं, जैसे इन्हें भारत आने के लिए वीज़ा लगवाने की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। तो ये कार्ड ऐसे लोगों के लिए बड़े काम के हैं जो अपने विदेशी नागरिकता को छोड़ना भी नहीं चाहते लेकिन भारत में भी अपना भविष्य देखते हैं। पीआईओ और ओसीआई के एक ही हो जाने से ये सारा काम सुलभ हो गया। फिर जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स को विदेश मंत्रालय में मिला दिया। इसके बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलनों का पूरा काम विदेश मंत्रालय देखने लगा।
इसी मंत्रालय की देखरेख में 9 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम मध्य प्रदेश के इंदौर में था और थीम डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, यानी अमृतकाल में भारत की प्रगति में भरोसेमंद साथी भारतवंशी। इसके लिए तकरीबन 70 देशों में बसे 3,500 से ज्यादा भारतवंशियों ने पंजीकरण करवाया। मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये दोनों भारतीय मूल के परिवारों से आते हैं और इनके देशों में बहुत बड़ी संख्या में भारतवंशी बसते हैं, जिनके पूर्वज 19वीं सदी में मजदूरी के लिए भारत से वहां ले जाए गए थे। गुयाना में तो उपराष्ट्रपति का पद भी भारतवंशी के ही पास है। नाम है भरत जगदेव। तो जैसा कि लक्ष्मीमल कमेटी ने सिफारिश की थी, इस साल के कार्यक्रम में भारत सरकार के सारे हाई प्रोफाइल पदों पर बैठे लोगों ने शिरकत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मोदी कैबिनेट के तमाम बड़े चेहरे इंदौर पहुंचे। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। साथियों, आप सबको ये भी पता है इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। इस दौरान विश्व के विभिन्न देश भारत के जन जन के मन में अतिथि देवो भव की भावना का दर्शन करेंगे। आप भी अपने देश से आ रहे प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें भारत के बारे में बता सकते हैं। इससे उन्हें भारत पहुंचने से पहले ही अपनत्व और स्वागत का एहसास होगा। ललन टॉप ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव से भी बात की थी। उन्होंने हमें क्या बताया, ये भी जान लीजिए। इंदौर के लिए तो ये सौभाग्य की बात है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिनके सपनों का ये शहर है, लेकिन अब ये केवल भारत नहीं, दुनिया के सपनों का शहर हो गया है। तो स्वच्छता में सिर पौर हैं। इसकी जो लोकेशन है, इसका जो एजुकेशन हब होने का एक इसके पास मादा है, तो उन सब को लेकर मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इसका चयन किया है कि प्रवासी भारतीयों को देश का सबसे स्वच्छ शहर दिखाया जाए, जिसने इंदौर को एक ही बार में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया है। आप पूछ सकते हैं, इतने लंबे चौड़े कार्यक्रम पर भारत सरकार ने पैसा बहाया है क्या, पर इसका फायदा क्या है? जो शख्स विदेशी नागरिक बन गया, उससे संबंध रखने का हमें क्या फायदा? तो हम आपको नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान ऑपरेशन गंगा में रोमानिया जैसे देशों में बसे भारतवंशियों ने किस तरह दिन रात मदद की थी। सदैव हमारे प्रवासी भारतीयों ने भारत का सहयोग किया है, भारत के विकास में सहयोग दिया है। 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे विश्व में आई थी, उस समय जो रेमिटेंस देश में एक एक प्रवासी भारतीय ने भेजा था, आज हमारे जीडीपी का भाग का 3.5% हो चुका है। और मैं विटनेस हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को भेजा था यूक्रेन और रूस से हमारे विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए, हमारे एक एक प्रवासी भारतीय ने, मुझे रोमानिया भेजा गया था, वहां बैठकर न दिन देखा न रात देखा, सेवा भाव के आधार पर कोई गाड़ी चला रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, कोई खाने पका रहा है। हमारे एक एक विद्यार्थी को लाने के लिए दिन रात हमारे प्रवासी भारतीयों ने कार्य किया। तो आज आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपको मैं सलाम करता हूं। बात सिर्फ आपदा में मदद की नहीं है, प्रवासी सतत रूप से भारत की मदद करते रहते हैं।
तो वो कनेक्टेड है। आप देखेंगे कि इसमें यूथ के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज में यूथ का क्या महत्व है। अब अगर आप देखें कि हिंदुस्तान अपने आप को लगातार प्रोजेक्ट करता है एक ऐसे प्लेयर की तरह से जो एक बहुत सक्सेस स्टोरी है स्टार्टअप्स को लेकर, राइट। तो स्टार्टअप्स में जाहिर है कि यूथ का एक क्या रोल है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखने की बात है जो सवाल आता है रेमिटेंसेस का। देखिए 32 मिलियन पॉपुलेशन जो हमारी हिंदुस्तानी ओरिजिन की जो हिंदुस्तान के बाहर रहती है, वहां से अगर आप 2022 का डेटा उठाएं जो अभी निर्मला सीतारमन ने कहा भी था जिसके बारे में, तकरीबन अगर आप रेमिटेंसेस को देखें, रेमिटेंसेस समझते हैं जो पैसे हमें बाहर से आते हैं जो हमारे डायस्पोरा मतलब यहाँ वापस भेजता है, वो रेमिटेंसेस में जो पैसे हिंदुस्तान के पास आए हैं 2022 में वो तकरीबन 100 बिलियन यूएस डॉलर्स है उसकी वैल्यू। तो और ये जो 2022 के मार्कर्स हैं ये 2021 से तकरीबन 11-12% का इंक्रीज है। तो मेरा ख्याल है अगर आप ऐसे देखें तो 2021 में शायद 84-85% बिलियन डॉलर्स थे और अब 2022 में 100 बिलियन। पैसों से इतर भारत को हर क्षेत्र में जिस नई तकनीक और विज्ञान की आवश्यकता है उसमें भी हमें प्रवासियों से बड़ी मदद मिलती है। इनसे बातचीत हुई है। देखिए जैसे प्रधानमंत्री ने या पिछली बार जैसे एक हमारा वैभव करके एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बड़ा एग्रीमेंट हुआ था जिसमें सैकड़ों साइंटिस्ट बाहर से आए थे। अब वो ये बता सकते हैं कि अगर भारत को इस वक्त क्या चीज की आवश्यकता है, उसमें कहाँ पे वो चीज मिलती है, किस तरह से वो लोग उस टेक्नोलॉजी को भारत में आने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगला जो अमृतकाल जिसको बोल रहे हैं उस अमृतकाल में एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक सुपर पावर तो भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी देखता है, लेकिन उसके साथ साथ वो जब भी हो पाएगा जब टेक्नोलॉजी, तो जब बाहर में जो टेक्नोलॉजी के कैसे ये ब्रिज बन सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। मैंने बताया आपको कि फॉरेन एक्सचेंज तो आ ही रही है वहां से, तो एक्सपर्टीज किस तरह आ सकती है। दूसरा, काफी सारे भारतीय जो हैं वापस भी आ रहे हैं, इंडिया में अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़ रही है, तो वो अपने साथ वो बड़ी स्किल्स को साथ में लेके आएंगे। उस स्किल्स का किस तरह योगदान होगा। देखिए भारत आईटी सुपर पावर जब भी बना जब उसमें वहां से बाहर से जो हमारे भारतीय मूल के लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, यहाँ पे ओपन करी अपनी दुकान, जो भी उनकी कंपनीज हैं, तो उसी से पता लगा आगे कि ये चीजें बढ़ी हैं। उसी तरह फाइनेंशियल कंपनीज जो है अमेरिका की या दूसरे देशों की, वो भारत में आके निवेश करती रही। तो यही चीजें जैसे निवेश की बात हो, एक तरफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो, डायरेक्ट आपको असिस्टेंस की बात हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, तो ये सारी चीजें जो है वो उसमें मदद करते हैं और यही चीज आगे बढ़ाई जाए। मदद की खूब बात हो गई, अब आते हैं सॉफ्ट पावर पर। भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र और बाजार होने के नाते बहुत प्रभाव रखता है। इस प्रभाव को बढ़ाने में प्रवासी अहम भूमिका निभाते हैं। ये काम कैसे होता है, जानिए। जो हिंदुस्तान इस समय जब अपने आप को कहता है कि हम विश्व गुरु हैं या हम वसुधैव कुटुंबकम का हमारा आइडिया है, तो जब हमारे 32 मिलियन लोग बाहर हैं और उनको सबको हम एक तरह से हिंदुस्तान को सशक्त बनाने में जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं, तो जाहिर है कि उस सॉफ्ट पावर और उस डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट को हम बेहतर तरीके से हार्नेस करते हैं। इन्हीं सारे कारणों के चलते प्रवासी भारतीय सम्मेलन का महत्व है। अलग अलग जगहों पर सम्मेलन का फायदा उन राज्यों और शहरों को भी होता है जहां ये आयोजन होते हैं, जैसे इस बार इंदौर और मध्य प्रदेश को चर्चा मिली। इस दौरान कुछ प्रवासियों ने अव्यवस्था की शिकायत भी की, लेकिन कार्यक्रम कमोबेश सफल रहा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के साथ ही मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी कराया, जिसमें उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ साथ प्रधानमंत्री भी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने ये बयान दिया। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक, एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। साथियों, मध्य प्रदेश में ये समिट ऐसे समय में हो रही है जब भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि
ये हर भारतीय का संकल्प है। अब आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें इस बार प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। कुल 27 भारतवंशियों को राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मानित किया। यूं सभी का काम अपने अपने क्षेत्र में अव्वल है, लेकिन एक ललन टॉप शो में सभी 27 की चर्चा करना संभव नहीं, इसलिए हम 5 महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें यह सम्मान मिला। नंबर 1 पर इरफान अली, जिनका जिक्र पहले भी हुआ। ग्लोब पर जब अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिकन देशों पर नजर डालेंगे, वेनेजुएला के ठीक दाईं तरफ एक मुल्क है गुयाना। इसी देश के राष्ट्रपति हैं इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली साल 2020 में गुयाना के राष्ट्रपति बने। वो इंडो गुयानीज मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। सम्मान मिलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति अली बताते हैं कि साल 1964 में आई हिंदी फिल्म दोस्ती गुयाना के हर घर में आज भी लोकप्रिय है। भारत ने कोरोना वायरस महामारी के दौर में कोविड वैक्सीन देकर हमारी जो मदद की, उससे फिल्म दोस्ती को चरितार्थ कर दिया। उन्होंने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा, पीएम मोदी का गुयाना से खास कनेक्शन, वो सीएम बनने से पहले ही हमारे देश में आए थे। कोरोना महामारी में भारत ने केवल गुयाना का नहीं बल्कि पूरे कैरेबियन का समर्थन किया। 5 लाख टीके दिए और जो दिया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, कृतार्थ है। राष्ट्रपति अली को दिया गया सम्मान विदेशों में भारत की मुस्लिम विरोधी छवि को भी तोड़ने की कोशिश के तौर पर राजनयिक हलकों में देखा गया। दूसरे व्यक्ति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। गुयाना का ही छोटा सा पड़ोसी देश सूरीनाम, 6 लाख आबादी, 27.4% लोग भारतीय मूल के। राष्ट्रपति भारतीय मूल के चंद्रप्रकाश संतोखी हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में भी इनका जिक्र ऐसे भारतवंशी के तौर पर किया जो विदेश में रहकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। सूरीनाम के लेलीडॉर्प में जन्मे चंद्रिका प्रसाद संतोखी की पिछली पीढ़ियां बिहार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता बिहार से मजदूर के रूप में यहाँ आए सूरीनाम में और बंदरगाह पर काम करना शुरू किया। माँ एक दुकान पर काम करती थी। 2022 के जुलाई में वो सूरीनाम के राष्ट्रपति बने। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में राष्ट्रपति संतोखी ने पीएम मोदी को सुझाव दिया कि कैरेबियाई देशों में हिंदी सिखाने वाले संस्थान खोलने में मदद करें। इससे भारतवंशी अपनी संस्कृति और परंपरा को जानेंगे। तीसरे सम्मानित व्यक्ति हैं दर्शन सिंह धालीवाल। अमेरिका में रहने वाले एनआरआई दर्शन सिंह धालीवाल साल 2021 में किसान आंदोलन के दौरान भी चर्चा में आए थे, जब उन्हें भारत से एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया गया था। किसान आंदोलन में धारीवाल लंगर चला रहे थे। वो 23 अक्टूबर 2021 को भारत आए। उनका आरोप, बड़े अधिकारियों ने उन्हें 2 विकल्प दिए, या तो वो लंगर बंद कर दें या फिर वापस चले जाएं, जिसके बाद उन्हें लौटना पड़ा। सम्मान मिलने के बाद इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए धारीवाल ने कहा, पीएम मोदी ने उनसे 150 लोगों के सामने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी और कहा कि हमसे बड़ी गलती हो गई, आपको भेज दिया, पर आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है जो हमारे कहने पर फिर भी आए। बिजनेसमैन धारीवाल ने दावा किया कि ये बात उनसे पीएम मोदी ने 29 अप्रैल 2022 को कही थी, जब वो सिख समुदाय के लोगों के बीच एक बड़े सम्मेलन में शामिल हुए थे। दर्शन सिंह धारीवाल साल 1972 में अमेरिका में बसे थे। खेती किसानी से जुड़ा बड़ा बिजनेस सेट किया। साल में 3-4 बार भारत आते रहते हैं। चौथे व्यक्ति हैं वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन। 1974 के साल में कनाडा जा बसे थे। वहाँ के मशहूर वैज्ञानिक और इनोवेटर हैं। उन्होंने इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कनाडा इंडिया बिजनेस काउंसिल जैसे सहायक संगठनों के माध्यम से सामुदायिक सेवा को प्रसारित किया। उन्होंने ग्रामीण भारत में स्वच्छ पेयजल प्रणाली और एक मोबाइल अस्पताल को प्रस्तावित किया। इन्हें 2019 में इंडो कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। 5वें सम्मानित व्यक्ति हैं भारतीय मूल के पोलिश बिजनेसमैन अमित कैलाश लाठ। इन्होंने रूस के साथ युद्ध शुरू होने पर यूक्रेन से पोलैंड में भारतीय छात्रों को निकालने में मदद की थी। आपको याद हो, भारत ने यूक्रेन से छात्र छात्राओं को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था, जिसमें अमित कैलाश लाठ ने अहम भूमिका निभाई। मूल रूप से गोवा के रहने वाले अमित कैलाश यूरोप इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर भी हैं। इन सभी को बधाई के साथ हम आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में सरकार प्रवासियों पर और ध्यान देगी और खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय मजदूरों पर भी ध्यान देगी जो कफाला पद्धति के चलते शोषण के शिकार हो रहे हैं। इसकी चर्चा कतर में फीफा वर्ल्ड कप के समय भी हुई थी। कतर ने कहा था उसके यहाँ कफाला खत्म हो गया, लेकिन सभी जानते हैं कि ये पद्धति कतर और बाकी खाड़ी मुल्कों में जारी है। बस नाम का फर्क आया। इस पद्धति में मजदूर एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए बंधुआ की तरह हो जाते हैं। उन्हें किसी दूसरी कंपनी में जाने के लिए भी मालिक की मंजूरी चाहिए, जो कि आसानी से नहीं मिलती। प्रायः पासपोर्ट रख लिए जाते हैं। इस शोषण के चक्र को तोड़ने के लिए भी भारत को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी जड़ों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।